हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर की। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसके अलावा आपको सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, ये सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी रिवीजन में कवर करवा दिए हुए हैं। अब हम आज करेंगे कैपिटल गेन की रिवीजन को और इसके बाद आपका काफ़ी हद तक सिलेबस डन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि कैपिटल गेन के अंदर कौन से सेक्शंस कवर होते हैं। 45 से लेकर 55 सेक्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो जब भी हम अपनी कैपिटल एसेट को सेल करेंगे, हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से, तो वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, वो गेन क्या कहलाता है, कैपिटल गेन। तो सर ये कैपिटल एसेट्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये बताइए। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ने कहा सिर्फ और सिर्फ तीन मतलब मेन चीजें आपको याद रखनी है। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, कनेक्टेड बिजनेस प्रोफेशन और नोट, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा, कोई भी सिक्योरिटीज जो एफआईआई ने मतलब हेल्ड करी हुई हैं या फिर यूलिप, ये जो चीजें हैं, अगर यूलिप भी ध्यान रखना ऑन और आफ्टर 2021, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये कैपिटल एसेट में कवर हो जाती हैं और अगर आप इनमें से किसी चीज को बेचते हो तो सर वो कैपिटल गेन माना जाएगा। तो सर कोई भी प्रॉपर्टी, नहीं 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 नहीं, रुको, एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। कल एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने पूछा भी था सर कि सिट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। सिट इज प्रॉपरली अ बिजनेस एसेट, बट ऑफ कोर्स जब आपने सिट रखा, मतलब सिट जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस एसेट तो है। इसका मतलब क्या निकला, सिट से पहले जो आपके पास एसेट है वो आपकी कैपिटल एसेट है। बहुत ध्यान से समझना, मतलब जिस समय तक आपकी वो एसेट सेट नहीं है, तो उससे पहले वो चीज कैपिटल एसेट है, ये भी याद रख लेना। तो दैट्स वाई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैपिटल एसेट है। कई बार कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना कन्वर्जन से पहले वो कैपिटल एसेट है, कन्वर्जन के बाद वो बिजनेस एसेट है, ये याद रखना। अदरवाइज वो बिजनेस एसेट के कंसीडर मान लिया जाएगा अगर कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कन्वर्जन पॉइंट नहीं आया, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी आपको पता है कि वो चीज़ कैपिटल एसेट नहीं हो सकती। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, अब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पर्सनल इफेक्ट इसमें कवर नहीं होगा। लेकिन अब देखो, कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे आप फर्नीचर ले लो, अब चेयर ले लो, चेयर के ऊपर कुछ ना डिजाइनिंग सी बनी हुई है, तो वो डिजाइनिंग बहुत महंगी है, किसी हीरे जवाहरत से बनी हुई है, तो ऑफ कोर्स उस हीरे जवाहरत को तो हम क्या करेंगे भाई साहब, फिर तो कैपिटल एसेट मानेंगे, क्योंकि इतनी महंगी चीज को हम एग्जाम तो नहीं कर सकते। तो इस वजह से कोई भी ज्वेलरी, ड्राइंग या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बनी हुई हैं, तो वो हमारी एग्जाम्प्ट नहीं होंगी, वो कैपिटल एसेट में मतलब आएंगी ही आएंगी, ठीक है। लेकिन बाकी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट इसमें नहीं कवर होंगे। कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड इसमें कवर नहीं होगी। सर इसका मतलब अर्बन हो जाएगी, यस हो जाएगी। इसके अलावा कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स भी इसमें कवर नहीं होंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, बॉन्ड कहा है मैंने, याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें कैपिटल एसेट्स का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद आता है सर कैपिटल एसेट्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो दो तरह के कैपिटल एसेट्स आप देखने को मिलेंगे, वन इज शॉर्ट टर्म एंड अदर वन इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है सर जो हमारे पास, मतलब जिस समय से मैंने उसको खरीदा हुआ है और जिस समय से मैं उसको बेच रहा हूं, उसके बीच का जो होल्डिंग पीरियड जो वो मेरे पास रही है एसेट, वो 36 मंथ है या उससे कम है, तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी और अगर हम उसको बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें मिल जाएगा। लेकिन सर उसके बाद अगर वो 36 मंथ से अबव चली जाती है, यानी मैंने उसको 2015, मतलब मेरे पास कोई चीज़ है जो मैंने खरीदी थी 2015 में, उसको मैंने बेचा है 2023 में, 2023 में, तो सर 36 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। जब मैं उसको बेच रहा हूं तो वो मेरे लिए कैपिटल गेन बन जाएगा। कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे पास कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, कोई मेरे पास लिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या फिर कोई कह लो जीरो कूपन बॉन्ड है, उनको मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 12 महीने के बाद ही मान लूंगा। उसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो मेरे पास 36 मंथ है या नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के बाद ही मैं किन चीज़ों को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कवर कर सकता हूं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड। इन सब चीज़ों को मैं 12 महीने के बाद ही क्या मान लूंगा, लॉन्ग टर्म मान लूंगा, याद रखना। और आजकल ये ज़्यादातर पॉइंट पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिमिलरली,
अगर मेरे पास कोई ऐसे शेयर्स है जो अनलिस्टेड है या फिर कोई मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी या इन अनलिस्टेड शेयर जो है वो 12 नहीं, वो 24 मंथ के बाद आपके क्या मान लिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म मान लिए जाएंगे। तो याद रखना, इन सब के अलावा, ये दो केसेस के अलावा अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो वो 36 मंथ के बाद ही पीरियड इसका कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो एक्सेप्शंस है ना, याद रख लेना, एक बार रिपीट करके सुन लेना, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जब आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हो इस चैप्टर को। तो इसके बाद आते हैं सर, इसमें हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है या कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास कंसिडरेशन कितनी आई है, यानी जब हमने बेचा है किसी चीज़ को तो वो क्या लिखना है यहाँ पे। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ को आप बेच रहे हो, उससे आपको कितना पैसा मिला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मिली है वो लिखोगे। उससे आप सर अपने एक्सपेंसेस माइनस करोगे। एक्सपेंसेस कौन से, सारे एक्सपेंसेस जो सेल से रिलेटेड है वो माइनस करोगे, सिवाय एक चीज़ के, सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स इसमें कवर नहीं होगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा जो भी आंसर आएगा आपको माइनस करने के बाद वो आपका नेट सेल कंसिडरेशन बनेगा, और फिर आपने उस नेट सेल कंसिडरेशन से दो चीज़ें और लेस करनी है। एक आता है कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ये जो चीज़ें हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों चीज़ों की, यानी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और इंप्रूवमेंट की इंडेक्सेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर आपको इन चीज़ों की इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी। और ये सर इंडेक्सेशन क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको नीचे फॉर्मूला भी दे दिया कि इंडेक्सेशन आपको करना पड़ेगा सीओए यानी कैपिटल, मतलब जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन होगी डिवाइडेड बाय CII। ठीक है, डिवाइडेड बाय CII। मतलब एक ना टेबल होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, उसकी जो वैल्यू है वो आपने डिवाइड कर देनी है जिस साल में उसको आपने खरीदा है, मल्टीप्लाई बाय जिस साल में उसको आपको बेचा है। मतलब CII की वैल्यू दी होती है कि जिस साल में उसको खरीदा उसकी क्या वैल्यू है, और जिस साल में आप उसको बेच रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, और जिसमें खरीदा है उसको डिवाइड कर देना, किसके साथ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत से नॉर्मल सी चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सर, कौन सी ऐसी चीज़, मतलब मैंने अभी ऊपर कवर करना है कि इन दोनों को लेस करने के बाद आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा, और ये कैपिटल गेन नॉर्मल है, ये टैक्सेबल नहीं है। क्यों सर, क्योंकि अभी इसमें सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस आना बाकी है, और जब आप उसको लेस कर दोगे तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप इंडेक्सेशन कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया आपका डन। अब बात करते हैं कि सर इनमें से किन चीज़ों के ऊपर आपके पास इंडेक्सेशन नहीं लगेगी। इनमें से किन चीज़ों के ऊपर आपके पास इंडेक्सेशन नहीं लगेगी, तो उसमें कवर होता है सर सबसे पहले जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपके पास है उसमें आपकी मतलब इंडेक्सेशन नहीं लगेगी। कोई डिवेंचर या बॉन्ड्स के ऊपर, या फिर स्लम सेल के ऊपर, या फिर डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर, या फिर कोई शेयर्स डिवेंचर आपने एक्वायर किए हैं, आपने नहीं, किसी नॉन रेजिडेंट ने एक्वायर करे हैं फॉरेन करेंसी के बेस में, तो वो चीज़ें बीच में एज अ इंडेक्सेशन कवर नहीं होंगी। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि गोल्ड भी पहले आपको इंडेक्सेशन में नहीं आता था, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड 36 मंथ के लिए अगर आपने रखा हुआ है तो आपको उसकी इंडेक्सेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आफ्टर 36 मंथ आपको उसकी इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के क्राइटेरिया में कवर हो जाएगा। ठीक है जी, डन है इतना। अब इसके अलावा देखो, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 112A, तो ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना, ये माइंड में रख लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिनके ऊपर आपको इंडेक्सेशन नहीं लगाने की ज़रूरत, वो आपके माइंड में रख लेना, और स्पेशली गोल्ड मैंने आपको जो बताया उसका भी। ठीक है ना। इसके अलावा अब आपके पास सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एडवांस फॉरफिटेड की। ये पॉइंट वहाँ पे कैसे रह गया, चलो कोई बात नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आपको बताना था, वीडियो के अंदर रह गया, कोई बात नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर मतलब एडवांस आपने कोई फॉरफिट किया है, मतलब अगर आपने एडवांस अमाउंट फॉरफिट करी है, मतलब अगर आपने जैसे किसी को बेचनी थी कोई चीज़ और उसने ना आपको 10,000 रुपये दे दिया कि ये मैंने ये चीज़ खरीदनी है, और बाद में उसने मना कर दिया, आपको उससे प्रॉब्लम हो गई, तो आपने कहा आपके जो 10,000 रुपये मैं जब्त करके रख लूँगा।
तो भाई साहब वो 10,000 रुपये तो बेफजूल के, आपने उसको चीज़ तो बेची नहीं, पर फिर भी आपने अमाउंट जब्त कर लिया उसकी, तो एक तरीके से वो इनकम है। तो सर आपको कहा गया कि जो एडवांस अमाउंट आपको फॉरफिट करने का हक है वो आपके लिए इनकम है। तो अगर आपने 2014 से पहले वो रिसीव करी है तो आप इनकम की तरह नहीं, मतलब आप तरीके से कह लो कि वो कैश कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जिसमें से कुछ आपका एडवांस आपको मिल गया है तो वो लेस कर देना। तो ये जो 2014 से पहले आपको एडवांस फॉरफिट करने का हक था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करने का हक था। लेकिन 2014 के बाद आपको ये कहा गया कि भाई साहब, यानी 2014 यानी 1 अप्रैल 2014 के बाद ये आपको कहा गया कि ये चीज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बननी चाहिए यार, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एक तरीके से आपकी इनकम है। अदर इनकम के बेसिस पे आप इसे लिखोगे और जो आपकी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर जानी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद सर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जिनके आपको याद रखना है कि अगर आप FVC कैलकुलेट कर रहे हो, क्या सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करा है यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करा है, तो वहां पे सबसे पहले आपको अपनी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो आपको पैसा मिला है उसका 110% करना पड़ेगा और फिर आपको उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर्ड करना पड़ेगा। और सर दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो FVC में आपने वही चीज लिखनी है जो आपकी 110% एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर में आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है सर सेक्शन 56CA क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स हैं जिनको आप ट्रांसफर करते हो, जिनका टाइम पीरियड 24 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, राइट, उन केसेस में आपने देखना है कि अगर आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो ऑफ कोर्स आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ही क्या मान ली जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सिंपल सी बात है, विच एवर इज हायर। ठीक है, देन उसके बाद सर आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होती है वो दो तरह की होती है। मैंने ऊपर बताया कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 110% और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवरेज हायर लेना है। तो सर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है वो कौन सी वाली लेनी है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर अगर आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन में से, सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आपने एग्रीमेंट मतलब अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, इसका मतलब आपने उसी समय पेमेंट कर दी, उसी समय मतलब होता है एग्रीमेंट के डेट के ऊपर। तो इस वजह से अगर आपने अकाउंट पे का कुछ हिस्सा, मतलब अगर आपने अपनी पेमेंट का कुछ हिस्सा या सारी की सारी पेमेंट बाय चेक या अकाउंट पे चेक आपने कर दी है, तो उस केस में आपकी डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को आप कंपेयर करोगे अपनी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के साथ। नहीं तो अगर आपने पेमेंट नहीं करी है अकाउंट पे की हेल्प से, तो वहां पे आपकी जो डेट है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो कौन सी लेनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फिर उसको कंपेयर करना है 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कई बार आ सकता है तो इस वजह से इसको रिपीट करके एक बार जरूर सुन लेना ध्यान से। इसके बाद आप कवर कर लेते हैं हम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीज़ कवर करता हूँ पहले। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कुछ केसेस में आपकी क्या होती है उसके बारे में बात कर देते हैं। जैसे कॉस्ट, मैंने FVC के बारे में बताया, फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बारे में, तो वो इतना मैटर आपको पता है कि वो ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कुछ इंडेक्सेशन करनी है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है किस चीज़ की, कहीं वो गुडविल तो नहीं है। वैसे ऐसा केस आता नहीं है, बट स्टिल याद रख लेना कि जो अपनी इंटरनल जनरेटेड एसेट होती है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। बोनस शेयर 2001 के बाद अब उसकी वैल्यू निल हो चुकी है, यानी अब चाहे आ भी जाए उसकी वैल्यू रहती नहीं है कुछ भी। राइट शेयर का याद रख लेना, अगर आपके केस में कहीं पर राइट शेयर्स आ जाते हैं और वो ओरिजिनल शेयर होल्डर ने ही परचेज किए हैं, तो वो उसका इशू प्राइस ही लिखेगा एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर अगर किसी परचेजर यानी किसी और पर्सन ने अदर देन ओरिजिनल परचेजर या ओरिजिनल शेयर होल्डर किसी और ने शेयर्स लिए हैं राइट शेयर, तो वहां पे उसकी जो कॉस्ट ऑफ राइट बनती है
प्लस जो उसका इशू प्राइस बनता है, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा बन जाएगी। और ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एक बार समझ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सर कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल पर्पस से आपको कई बार पूछ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में हम कहते हैं कि सेल हो गई, सेल हो गई, सेल हो गई। सर सेल का तो मतलब हम जनरल मीनिंग में भी समझ गए हैं, लेकिन पॉइंट एज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेल में कवर नहीं की जाएंगी। यानी अगर हमारे पास कैपिटल एसेट है और वो हम किसी को दे भी देते हैं तो वो चीज ट्रांसफर यानी सेल नहीं मानी गई, कैसे? तो उसके कुछ केसेस हैं। नंबर 1, अगर हमने कोई अपनी एसेट HUF के पार्टीशन होने पर एक दूसरे को दे दी है तो वो चीज़ कैपिटल एसेट की ट्रांसफर नहीं है। दूसरा, अगर मैंने किसी को एज अ गिफ्ट, एज अ विल, किसी की इच्छा के बेसिस पे या किसी ट्रस्ट के बेसिस पे आपको मतलब आपने किसी को दी है तो वो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ने किसी होल्डिंग कंपनी को या किसी मेटिंग कंपनी ने अमलगामेटेड कंपनी को, डीमर्जर कंपनी ने डीमर्जर कंपनी को, या फिर ये जो केसेस मैंने आपको बताए ना, ये सिंपल से केसेस हैं जो आपकी जनरल नॉलेज के बेसिस पे हैं और ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि आप अपनी कंपनी में ही डील कर रहे हो सारी चीज़ों को। तो अपनी कंपनी के बेसिस पे आप किसी चीज़ को सेल नहीं मानोगे। और इसके अलावा अगर आपने अपने शेयर्स को कहीं पे मतलब डिबेंचर्स को शेयर्स में आपने कन्वर्ट करना है, या फिर आप कह लो कि प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर्स में कन्वर्ट, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो सर आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू तो आपके पास से गई नहीं ना। वैल्यू तो वहीं आपकी बैलेंस शीट में है। पहले वो इक्विटी शेयर शो मतलब पहले वो डिबेंचर शो होती थी, अब वो इक्विटी कैपिटल में शो हो जाएगी, तो है तो वही ना। इस वजह से वो चीज़ सेल नहीं की गई। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने बेसिक्स आपको बता दिए क्या इसमें कवर होने वाला है। अब इसमें लास्ट चीज़ क्या है, एग्जाम्शंस। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने मोस्टली काफ़ी हद तक सारी एग्जाम्शंस को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि सेक्शन 54, मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊंगा। सेक्शन 54F को छोड़कर बाकी जितनी भी एग्जाम्शंस हैं वो आपको उतनी ही मिलेंगी विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा मैंने लगा दिया, जितना पैसा मैंने लगा दिया या फिर जितना मेरा कैपिटल गेन है, विच एवर इज लोअर, वो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। लेकिन सेक्शन 54F में आपको एक फॉर्मूला लगाकर और एक प्रोसेस को फॉलो कर कर आंसर देना पड़ता है। तो उससे पहले सर एक इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 54 में क्या आता है, तो सेक्शन 54 कहता है, सेक्शन 54 कहता है कि अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस मतलब इसमें ना 2 चीजें याद रखना कि किस चीज को बेचने पर मुझे ये एग्जाम्शन मिलेगी और किस चीज में इन्वेस्टमेंट करने पर मुझे ये एग्जाम्शन मिलेगी। तो पहले मैं आपको ना सभी का बता देता हूँ। सेक्शन 54 में अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को बेचोगे और रेजिडेंशियल हाउस ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको सेक्शन 54 में एग्जाम्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा केस सेक्शन 54B, इसमें भी वही केस है कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा, कौन सी वाली, अर्बन, क्योंकि रूरल तो होती नहीं है, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और उसमें ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दी उस कैपिटल गेन का जो आपने कैपिटल गेन रिसीव किया, तो दैट उसमें मतलब किसी और एग्रीकल्चर लैंड में, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है तो एग्रीकल्चर लैंड, तो उस केस में भी मतलब जिसमें आप मतलब जो चीज़ आपने बेची उसमें नहीं, कहने का मतलब मेरा समझ लेना कि एग्रीकल्चर लैंड को ही बेचा और एग्रीकल्चर लैंड की ही किसी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर दी है उसी कैपिटल गेन की, तो वो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो जिस चीज़ को बेच रहे हो उसी चीज़ की कैटेगरी को हम आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी चीज़ में, तो वो चीज़ क्या है, आपकी एग्जाम्शन आपको दे देगी 54 में भी और 54B में भी। अब आते हैं सेक्शन 54D। तो जैसे B है, जैसे A है, वैसे ही D है। बस इसमें बस इतना सा पार्ट है कि पहला केस रेजिडेंशियल हाउस का, दूसरा केस एग्रीकल्चर लैंड का, और तीसरा केस है वो लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज होती है। किस पर्पस के लिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए। अगर आपने वो वाली बिल्डिंग को बेचा है, वो वाली लैंड को बेचा है, तो उसमें ही अगर आप किसी अनदर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो ये सेक्शन आपको एग्जाम्शन दे देगा। अब आते हैं सेक्शन 54 EC में। EC कहता है कि अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए
अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो ये बहुत अलग पॉइंट है, इसमें आपको बेचना लैंड एंड बिल्डिंग को पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म कैटेगरी की होनी चाहिए। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट आपको NHAI और RECL या कोई अदर स्पेसिफाइड बॉन्ड्स या अदर स्पेसिफाइड कैटेगरी जो RBI ने मेंशन करी है उसमें ही आपको पैसा लगाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे ऑफ मतलब नेशनल हाईवे एयरलाइंस ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो ये जो दो मेन कैटेगरी और इसके अलावा आपको अदर कैटेगरी अगर मेंशन हुई जो RBI ने बताई है, अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेचना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या लैंड एंड बिल्डिंग को ही पड़ेगा। तो ये दोनों कैटेगरी अगर फुलफिल होती हैं तो ही सेक्शन 54 EC आपको एग्जाम्पशन देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एक बार नोट आउट कर लेना कि 54 EC में आपको मैक्सिमम बॉन्ड्स के ऊपर 50 लाख से ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। यानी अगर आपका कैपिटल गेन ज़्यादा भी होता है कोई मैटर नहीं करता, विच एवर इज लोअर तो रखना ही है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा आपको एग्जाम्पशन ये सेक्शन के अंदर नहीं मिलने वाली, मैक्सिमम। ठीक है ना। अब आते हैं सेक्शन 54F में, वो आपको ये कहता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच दो सिवाय रेजिडेंशियल हाउस के, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस में तो आपको 54 दे रहा है सेक्शन एग्जेम्पशन, राइट। लेकिन सेक्शन 54F कहता है रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी आप अनदर एसेट अगर बेच रहे हो, कोई प्लॉट, ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब चीज़ें आप बेच रहे हो, तो वहाँ पे मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपको एग्जेम्पशन दे सकता हूँ। बस बेशर्तिये आपको रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचना है, पहली बात तो ये, और अनदर एसेट बेचनी पड़ेगी। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मतलब इसमें ये नहीं लिखा गया कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें बस इतना लिखा गया है कि आपके पास उस समय एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में होना ज़रूरी है। ये कंडीशन दे दी है बस, कि जब भी आप ये सेल कर रहे हो रेजिडेंशियल के हाउस के अलावा सेक्शन 54F में एग्जाम्पशन लेने के लिए, तो उस समय एक रेजिडेंशियल हाउस आपके पास इंडिया में अपना खुद का होना चाहिए। और अगर आपको ये एग्जाम्पशन चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, राइट, वो प्रैक्टिकली बेस पे काम आएगा, लेकिन एक फॉर्मूला लगता है अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन का, कि जितनी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ओवरऑल जो आंसर आएगा उसको नेट सेल कंसिडरेशन से डिवाइड कर दो, आपके पास एग्जाम्पशन आ जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो मैंने अभी आपको लास्ट मोमेंट पे सजेस्ट किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट टॉपिक आपको ये बताता है कि सर अगर आपने कैपिटल गेन की बात करी है तो याद रखना ये बेसिक स्लैब रेट्स में कवर नहीं होता। कैपिटल गेन एक तरह की अलग इनकम है। आपके पास 3 तरह की इनकम होती है टैक्सेबल टोटल, एक नॉर्मल इनकम, एक स्पेशल इनकम जो कि कैजुअल इनकम में कवर होती है, और एक आपकी है कैपिटल गेन की इनकम। तो कैपिटल गेन की इनकम बेसिक स्लैब रेट के हिसाब से नहीं लगती, ये आपको अलग से परसेंटेज लगानी पड़ती है। अगर आपके पास सेक्शन 111A है जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, तो आपने टैक्स लगाना है फ्लैट 15%, ठीक है ना। और अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म गेन हुआ है आपको 1 लाख रुपीज से ज़्यादा, 1 लाख रुपये से ज़्यादा तो 10%, अगर 1 लाख रुपये से कम है तो 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि यहाँ पे टैक्स आपको फ्लैट लगाना है, यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट यानी बेसिक जो आपके रेट है वो स्लैब रेट्स इसमें कवर नहीं होंगे। ये भी शायद नहीं पता था बच्चों को, लेकिन पता चल गया होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैपिटल गेन। मैंने कोशिश करी थी कि 20 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर हो जाए, क्योंकि जितना ये वास्ट है उसको मैं एक चार्ट के ज़रिए आपको जल्दी से और अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा था, और आई होप आई एम सक्सेसफुल विद दैट, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ गई हैं। तो अगर आ गई हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से, आपके सपोर्ट से हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर होती है और बहुत से बच्चों को हेल्प होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आपको ये चार्ट, मैराथन चार्ट चाहिए, आपको ये मेरी बुक के अंदर मिलेगा, और ये जो बुक है वो आप मेरी खरीद सकते हो मेरे से कांटेक्ट करके। और मेरा जो कांटेक्ट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे बाकी आपको इसके इनकम टैक्स के नोट्स या कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट्स के नोट फ्रीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। किसी भी पीडीएफ्स के रिगार्डिंग अगर आपको नहीं मिलते तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ से फिर से भी मेरे से मांग सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।